देखिए, हम कल सीआरपीसी पढ़ रहे थे। सीआरपीसी में हमने देखा कि कोर्टों का कितने टाइप के होते हैं, कोर्ट कैसे गठित किए जाते हैं और कौन सा कोर्ट कौन एस्टेब्लिश करता है। तो कुछ सारे जो कोर्ट हैं वो सरकार एस्टेब्लिश करती है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर उसमें कौन लगाता है? हाई कोर्ट लगाता है। बस इतना ध्यान रखना कि मजिस्ट्रेटों के कोर्टों को कितने एस्टेब्लिश करने हैं एक जिले में, ये राज्य सरकार हाई कोर्ट से परामर्श करने के पश्चात एस्टेब्लिश करती है। बस यही आपसे एक प्री में वो सॉरी मेंस में क्वेश्चन पूछता है। 2011 की आरजेएस यानी लास्ट जो आरजेएस का पेपर है उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। जो आरपीएससी ने लास्ट आरजेएस लिया है उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। फिर उसके बाद में आता है कि कौन से कोर्ट हैं जो मामलों का विचारण करेंगे। तो इन्होंने कहा कि सबसे पहले जो आईपीसी के मामले हैं उनकी ट्रायल कौन करेगा। तो इन्होंने कहा हाई कोर्ट करेगा, सेशन कोर्ट करेगा, या जो फर्स्ट शेड्यूल में दिए हुए हैं वो करेंगे। यानी पार्ट अनुसूची में जो दिए हुए हैं वो इसकी ट्रायल करेंगे। ठीक। अब एक चीज है कि हाई कोर्ट के पास कभी भी प्राइमरी जुडिक्शन नहीं है। ठीक। और जो मामले मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा ट्रायल हैं तो मजिस्ट्रेट ही ट्रायल करेगा, सेशन ट्रायल नहीं करता। ठीक। लेकिन आप सेक्शन 407 और 408 को पढ़ो। 407 और 408 को पढ़ो। पढ़ो बेटा। 407 और 408 को पढ़ो कि जो इनके सबऑर्डिनेट कोर्ट में कोई मामले चल रहे हैं उनको मंगवा करके ये खुद भी ट्रायल कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, ये जो ट्रायल है वो प्राइमरी ट्रायल नहीं है। प्राइमरी ट्रायल तो कौन सी है? जो फर्स्ट शेड्यूल में। ये तो कैसे है? एज ए राइट। ये तो कैसे है? अधिकार के रूप में कि ट्रायल यही करेगी। और बाकी सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट भी कर सकते हैं। कहां पर? 408 और 407 के अंदर। कितने कोर्ट ट्रायल कर सकते हैं आईपीसी के मामलों की? 3 कोर्ट। हाई कोर्ट कहां पर? 407 में। सेशन कोर्ट 408 में। या फिर वो कोर्ट जो फर्स्ट अनुसूची में दी। अब देखो फर्स्ट शेड्यूल को पीछे से देखो। फर्स्ट शेड्यूल में 6 पार्ट बना रखे। फर्स्ट शेड्यूल को कितने पार्टों में बांट रखा है? जब मैं एपीपी का इंटरव्यू देने गया था तब मेरे से पूछा था कि फर्स्ट शेड्यूल देखी है आपने? मैंने कहा सर देखी। कितने कॉलम है उसमें? नहीं, मैंने उसमें 6 कॉलम है। अब उन 6 कॉलमों में क्या दे रखा है कि जो फर्स्ट कॉलम है इसमें सेक्शन दिया हुआ है। फर्स्ट कॉलम में सेक्शन दिया हुआ है, दूसरे में ऑफेंस दिया हुआ है ना, तीसरे में पनिशमेंट दिया हुआ है, फिर चौथे में ये बताया है कि कोग्निजेबल है या नॉन कोग्निजेबल है ना। चौथे में बताया है जेबल है या नॉन कोग्निजेबल है। ठीक। फिर उसके बाद में ये बताया कि बेलेबल है कि नॉन बेलेबल है और नॉन बेलेबल। ठीक। और उसके बाद में ट्रायल बाय यानी कौन से कोर्ट के द्वारा ट्रायल है? बाय कोर्ट। अब जो लास्ट कॉलम है उसमें दिया हुआ है कि कौन सा कोर्ट ट्रायल
करेगा। आगे बात। अब एक चीज ध्यान रखना, इस फर्स्ट शेड्यूल में एक लिस्ट बनाना और उस लिस्ट में ये कंफर्म कर लेना कि ट्रायल बाय सेशन कौन कौन से मामले। आई मेरी बात समझ में? ट्रायल बाय सेशन कोर्ट हैं, उनकी एक लिस्ट बना लेना। अब आप ये कहोगे कि साहब ये लिस्ट तो मेंस में भी पूछेंगे क्या? मेंस में लिस्ट नहीं पूछेंगे, मेंस में चार्ज पूछेंगे। आगे बात समझ। तो चार्ज कौन सा कोर्ट लगाएगा? जो ट्रायल करेगा। अगर ट्रायल बाय सेशन है तो चार्ज भी सेशन ही कोर्ट लगाएगा, मजिस्ट्रेट थोड़ा लगा सकता है। इसलिए जो चार्ज का आप याद करोगे ना, कौन सा, कि भाई कौन सी धारा का, जैसे मान लो 333 है, कौन सा कोर्ट ट्रायल करेगा? नहीं। अब 330 ट्रायल बाय सेशन नहीं, तो कम से कम आपको ये पता रहे कि कौन से अपराध, बाकी जो है वो ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट क्लास है। हमारे सेकंड क्लास का तो कोई रोल है ही नहीं भाई, हमारे यहाँ पर सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट का तो कोई रोल है ही नहीं, या तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट या सेशन। तो इसलिए सेशन की लिस्ट क्या है? छोटी है। तो जब वो लिस्ट याद हो गई तो बचे हुए तो ट्रायल बाय फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट। तो आगे बात समझ कि आईपीसी के मामलों की ट्रायल कौन करेगा? हाई कोर्ट करेगा। हाई कोर्ट कौन से सेक्शन में करेगा? 407 में। फिर उसके बाद में सेशन कोर्ट करेगा, वो कहाँ करेगा? और फर्स्ट शेड्यूल में एज ए राइट, कि विधि ने आपको प्राधिकृत किया है कि आप उसको ट्रायल करने में क्या है, कंपिटेंट कोर्ट है, सक्षम न्यायालय। ठीक। फिर इन्होंने कहा लेकिन अगर महिलाओं से संबंधित यानी यौन अपराध से संबंधित मामले हैं, रेप के मैटर है, यानी सेक्शन 376, 376 ए बी, बी सी, डी, डी ए, डी बी और ई के अधीन जो ये अपराध है, तो जहां तक एज पॉसिबल एज, मैंडेटरी नहीं है, एज पॉसिबल एज महिला पीठासीन अधिकारी द्वारा ही क्या किया जाए? ट्रायल किया जाए। क्योंकि भाई एक महिला जिसके विरुद्ध अपराध हुआ है, पीड़िता है, वो ज्यादा कंफर्ट रहती है किससे? महिला जज से। महिला जज से क्या रहती है? ज्यादा कंफर्ट रहती है। फिर उसके बाद में आता है नेक्स्ट, कि भाई स्पेशल कोर्ट के जो मामले हैं वो कौन ट्रायल करेगा? भाई स्पेशल कोर्ट में जो मामले हैं वो कौन ट्रायल करेगा? नहीं। तो देखो स्पेशल कोर्ट ज्यादातर इक्विलेटेड टू सेशन, तो सेशन कोर्ट स्पेशल कोर्ट के मामले मंगवा करके ट्रायल कर सकता है क्या? कहाँ कर सकता है? सबऑर्डिनेट थोड़ी है भाई। 407 कब लागू होगी? 408 है। तो वो जो स्पेशल कोर्ट है, एससी एसटी कोर्ट है, सेशन जज के वो है, इक्विवेलेंट है। तो 408 का पावर सेशन उसके विरुद्ध कर सकता है क्या यूज? बताओ, कर सकता है क्या? तो कहने का मतलब, जैसे पोस्को कोर्ट है, पोस्को कोर्ट को सेशन कोर्ट मंगा करके ट्रायल कर सकता है? नहीं कर सकता ना। इसलिए इन्होंने वो 407 वाला की संभावना तो कम रही ना, इसलिए इन्होंने कहा कि स्पेशल कोर्ट में जो केसेस हैं एक्ट के, उनके मामलों की ट्रायल या तो कौन करेगा? हाई कोर्ट करेगा। अब सेशन तो कर ही नहीं सकता ना, इसलिए जैसे आईपीसी में तो सेशन वर्ड दे दिया, लेकिन यहां पर सेशन नहीं दिया, इसलिए फिर इसने ये कह दिया कि या तो वो कोर्ट जो मेंशन किया हुआ है उस एक्ट में, या फिर जो फर्स्ट शेड्यूल में दिया हुआ है। आगे बात समझ में? या फिर
फर्स्ट शेड्यूल में दिए नहीं, उन कोर्टों के द्वारा क्या किया जाएगा, ट्रायल किया जाएगा। तो दोनों बातें समझ में आ गई कि यहां पर आईपीसी मामलों में हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट क्यों है, समझ में आ गया। और स्पेशल वाले मामलों में सेशन कोर्ट क्यों गायब हो गया, उसका रीजन समझ में आ गया कि स्पेशल कोर्ट क्यों गायब हो गया, उसका रीजन। तो आईपीसी के जो मामले हैं उनकी ट्रायल कौन कर रहा है, हाई कोर्ट कर रहा है, सेशन कोर्ट कर रहा है, और फर्स्ट शेड्यूल में जो कोर्ट कंपिटेंट कोर्ट है वो कर रहा है। स्पेशल एक्ट के कोई मामले हैं तो अगर स्पेशल एक्ट ने कोई कोर्ट एस्टेब्लिश किया है तो वो नहीं हाई कोर्ट या जो फर्स्ट शेड्यूल में दिया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट शेड्यूल में दे रखा है कि 3 साल तक का अपराध है एनी मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास, 7 इयर्स का है तो मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, और 7 ईयर से अबाउ है तो सेशन। और या जहां पर अगर एस्टेब्लिश कर रखा है जैसे SC ST एक्ट में कोर्ट एस्टेब्लिश है, उसका नाम क्या है, ये पोस्को में एस्टेब्लिश है, NDPS में एस्टेब्लिश है। अरे तो जहां एस्टेब्लिश है वहां तो वो करेगा, और जहां नहीं है वहां ये करेगा। जैसे आपका एग्जामिनेशन एक्ट है, इसके लिए स्पेशल कोर्ट की व्यवस्था की गई क्या, कौन करेगा, ये करेगा सेशन जज। आगे बात समझिए, फर्स्ट शेड्यूल में दे रखा है वो करेगा। फिर उसके बाद में जो सेकंड है पोस्को एक्ट का, वो जेजे एक्ट कब का है, 2000 का। इससे पहले शायद 1987 या 5 का था जेजे एक्ट, है ना, 1987 ऐसे तो 7 का था या 5 का था, ऐसे कुछ था। इसमें बच्चे की उम्र 16 वर्ष थी। फिर इस 16 वर्ष को 2000 में किया कितना, 18 वर्ष। और जो 15 वाला एक्ट है इसमें भी इन्होंने क्या कर दिया, 18 वर्ष। जेजे एक्ट किससे संबंधित विधि है, भाई जेजे एक्ट का जब आप ऑब्जेक्ट पढ़ते हो तो ये जेजे एक्ट में क्या दे रखा है कि भाई वो बच्चे जो विधि से संघर्षरत है, आगे बात से यानी विधि का उल्लंघन करने वाले बच्चों के लिए कोर्ट का एस्टेब्लिश करना, उसकी प्रक्रिया तक, और उन्हें पुनर्वास करना, समाज में वापस क्या करना, पुनर्वास कराना, ये इसका ऑब्जेक्ट है। बाकी फिर वो बच्चे जो देख रेख और आवश्यकता के हैं उन्हें केयर देना और पुनर्वास कराना, यही ऑब्जेक्ट दे रखा है। जेजेक्ट आपके सिलेबस में भी। अब ये जो बच्चों को हम क्या करा रहे हैं, एस्टेब्लिश करा रहे हैं, इसके लिए हमने एक अलग से लॉ बना लिया। लेकिन ये लॉ कब आया, और CRPC कब की है, कहने का मतलब ये बाद में है, ये पहले था। इसलिए इन्होंने एक व्यवस्था की क्या, कि जब तक बच्चों के पुनर्वास के संबंध में, उनके ट्रायल के संबंध में, आगे बात समझ में, जिन्होंने अपराध किया है किशोरों के संबंध में कोई अधिनियम नहीं आ जाता, तब तक के लिए इन्होंने सेक्शन 27 बनाया कि भाई जो भी बच्चे जो 16 साल से कम के हैं अगर उन्होंने कोई अपराध किया है तो उनकी ट्रायल कौन करेगा, CJM करेगा। ये जनरल रूल होगा। लेकिन या तो बालकों से संबंधित अधिनियम में कोई प्रावधान किया हुआ है, या कोई नई विधि बनती है जो बच्चों के पुनर्वास के लिए इन पर विचार करती है, तो फिर वो विधि इसके ऊपर सुपरसीड करे। आपको एक चीज मैं बता दूं, जेजे एक्ट सारी विधियों पर, भारत की सभी विधियों पर सुपरसीड करता है। हर विधि पर जेजे एक्ट सुपरसीड करता है। पर्सनल लॉ पर भी एक मुस्लिम बच्चे को गोद नहीं ले सकता, एक क्रिश्चियन बच्चे को गोद नहीं ले सकता, लेकिन जेजे एक्ट अलाउ करता है कि मुस्लिम भी ले सकता है और क्रिश्चियन भी ले सकता है। आगे बात सुनो, हिंदू लो
ये कहता है कि अगर आपके बेटी और बेटा है, पोता और पोती है, तो आप बेटा और बेटी और पोता और पोती गोद नहीं ले सकते। लेकिन वो कहता है लो कितने के लेते हो, हमारे पास पूरी संस्था भरी है। बस शर्त क्या है कि दो शर्त है कि एक, आप इकोनॉमिकल साउंड हो और फिजिकली फिट हो। अगर ये दो आपके पास योग्यता है तो ले जाओ, 10-20 ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पाड़ो जितने पाड़ने हैं जो पाड़ो, लेकिन कहीं बाउंडेशन नहीं लगा। और हिंदू लॉ में ये है कि एक बार दत्तक हो गया फिर वो कैसा हो गया, हमेशा के लिए दत्तक हो नहीं। लेकिन इसमें दत्तक को कैंसिल करने का भी प्रावधान है कि अगर आप ढंग से केयर नहीं कर रहे हो तो दत्तक को कैंसिल भी किया जा सकता है। तो जे एक्ट सारे एक्टों पर क्या कर रहा है, सुपरसीड कर रहा है। तो सेक्शन 27 समझ में आया कि भाई ये 1973 में एक अल्टरनेटिव व्यवस्था करती थी सीआरपीसी के अधीन कि भाई, क्योंकि उस वक्त किशोर की आयु क्या मानते थे, 16 वर्ष। और ये जो पहला किशोर अधिनियम बना इसमें भी 16 वर्ष ही मानी। बाद में 2000 के एक्ट में इसे 18 वर्ष किया नहीं। तो इसलिए बालकों की जो ट्रायल है वो कौन करेगा, सीजीएम। और अगर बालकों के संबंध में कोई विधि बनाई जाती है जो बालकों को रेमेडी दे रही है, उसका प्रशिक्षण कर रही है, ट्रेनिंग दे रही है, या उसको वापस से रिहेबिलिटेशन कर रही है, पुनर्वास कर रही है, तो उस विधि पर क्या करेगा, तो वो विधि के अधीन ट्रायल की जाएगी। तो अब मैंने बताया ना कि जे एक्ट भारत की जितनी भी विधियां सब पे सुपरसीड करता, यानी संविधान के बाद में दूसरा कानून है कि संविधान के अगेंस्ट नहीं जा सकता, बाकी संविधान के बाद दूसरा सबसे बड़ा कानून है, इसके प्रोविजन सब पे सुपरसीड करते। आईपीसी के अंतर्गत कैपिटल पनिशमेंट का और लाइफ इम्प्रिजमेंट का प्रोविजन है किसमें, मृत्युदंड के मामले, हत्या के मामले। अगर किसी पर 302 का चार्ज लगा है तो 2 ही सजा दे सकते। एक एमपी की एक महिला ने सजा को क्या कर दिया था, 10 साल दे दिया था, उसको डीजे की नौकरी से निकाल दी। लेकिन इसका सेक्शन 21 ये कहता है कि ये सारे एक्टों पे क्या करेगा, सुपरसीड करेगा। और मृत्युदंड और आजीवन नहीं दे सकते। अगर हत्या का केस भी है तो कारावास की सजा दो। फिर सेक्शन 27 हो गया। 28, अब क्वेश्चन ये है कि कौन से कोर्ट क्या दंड दे सकते, ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि कौन से कोर्ट क्या दंड दे सकते हैं, इसको समझना। तो देखो, सबसे पहले जो बड़ा कोर्ट है वो हाई कोर्ट, ठीक। तो इन्होंने कहा कि हाई कोर्ट कुछ भी दे सकता, यानी विधि के द्वारा जो भी प्राधिकृत दंड है वो सारे दंड दिए जा सकते। और कौन कौन से दंड है, सेक्शन 53 आईपीसी में दिए हुए हैं। पहला मृत्युदंड यानी कैपिटल पनिशमेंट, दूसरा लाइफ इम्प्रिजमेंट, फिर इम्प्रिजमेंट। दोनों टाइप का, सिंपल भी हो सकता है, रिग्रेस भी हो सकता है। और उसके बाद में फॉरफीचर्स ऑफ द प्रॉपर्टी और लास्ट फाइन। ये पांचों दंड हाई कोर्ट दे सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कितने दंड दे सकता है, 5 दंड दे सकता है। फिर उसके बाद में आता है सेशन कोर्ट, फिर आता है सेशन कोर्ट। सेशन जैसे इसको एच सी लिखते हो, सेशन कोर्ट को एच सी मत लिख देना, इसको सेशन कोर्ट ही लिखना, है ना। अब ये सेशन कोर्ट क्या सजा दे सकता है, ध्यान रखना, सेशन में एडिशनल सेशन भी इंक्लूड है ना। सेशन में एडिशनल सेशन भी इंक्लूड है। तो ये भी कह रहा है कि ये विधि के द्वारा प्राधिकृत सभी दंड दे सकते हैं, यानी 5 दंड है, पांचों दंड दे सकते हैं। लेकिन
अगर कैपिटल पनिशमेंट देता है, मृत्यु दंड देता है, तो उसका हाई कोर्ट से कंफर्म होना जरूरी है। इसके देने के बाद में उसका एग्जीक्यूशन तभी किया जाएगा जब हाई कोर्ट उसको कंफर्म कर देगा। और कंफर्म कौन से सेक्शन में करता है? 366 में तो भेजा जाता है सीआरपीसी में, और 368 में कंफर्म करता है। आगे बात समझ, कंफर्म कहाँ करता है? 368 में करता है। तो हाई कोर्ट में भेजा जाएगा, बाकी ये कोई भी दंड दे सकता है। फिर उसके बाद में असिस्टेंट सेशन की बात कही गई है कि असिस्टेंट सेशन जज क्या दे सकता है? तो असिस्टेंट सेशन जज हमारे यहां तो नहीं, लेकिन फिर भी तो इन्होंने ये कहा कि जो 5 दंड है उसमें से पहला दंड कौन सा? मृत्यु दंड। दूसरा आजीवन कारावास। और तीसरा कारावास जो कितना है? 10 वर्ष से अधिक का है। इन 3 को छोड़कर बाकी दे सकता है। ये मत लिखना कि 10 वर्ष तक का कारावास दे सकता। आगे बात समझ, बाकी कितनी सजा बच गई? 3 बच गई ना, कि भाई 10 वर्ष कारावास तो 10 वर्ष तक का दे सकता है, जुर्माना अनलिमिटेड दे सकता है, जुर्माना पे कोई बाउंडेशन नहीं, और फोरफीचर ऑफ संपत्ति तो कितना कर सकता है? 3। तो इसको कितने पावर है? तो ये ध्यान रखना, वहां पर ये मत लिखना कि 10 वर्ष तक का कारावास दे सकता है। इसका मतलब एक ही दंड दे सकता है, वो भी कौन सा? कारावास का। तो उत्तर क्या देना है आपको? इनके सिवाय बाकी विधि द्वारा अपराधी के दंडादेश दे सकते। इसका मतलब बच गए कौन सा? 3 बच गए, कारावास 10 वर्ष तक का, जुर्माना अनलिमिटेड, और फोरफीचर ऑफ द प्रॉपर्टी। ठीक। फिर उसके बाद में आता है सेक्शन 29 में कि भाई ये तो गए कौन से? जजों वाले काम, कि जज क्या दंड दे सकते हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है कि मजिस्ट्रेट क्या दंड दे सकते हैं। भाई जो नेक्स्ट है वो है ये, मजिस्ट्रेट क्या दंड दे सकते। तो मजिस्ट्रेटों में सीजेएम, एसीजेएम और जेएम, और लास्ट बार इनको भी लिख लो। भाई फिर उसके बाद तो कहाँ मिलेंगे ये आपको? भाई नई में तो है नहीं ना, तो आखिरी पेपर होगा आपका भी इस एक्ट से, नहीं? बाकी तो जो अगले वाला पेपर आएगा वो तो तुलनात्मक आएगा। ध्यान रखने, छूटेगा नहीं आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस, यानी कहने का मतलब डबल हो गया। जैसे पहले हमारे एग्जाम से 2 साल पहले क्या होता था कि 10वीं का जब पेपर लगता था, 9वीं का और 10वीं का दोनों कोर्स आते थे। ठीक। बाद में फिर उन्होंने 9वीं का अलग कर दिया, 10वीं का अलग कर दिया। तो लेकिन अब यहाँ उल्टा हो गया कि अब 9वीं और 10वीं का पुराना और नया दोनों कानून आएगा। हाँ, कहाँ थे हम? सीएमएम और एसीएमएम क्या दंड दे सकते हैं? सीएमएम और एसीजेएम क्या दंड दे सकते हैं? तो देखो, सीजीएम जो दंड दे सकता है और एसीजेएम दंड दे सकता है, वो दोनों इक्वल दंड दे सकते हैं। दंड में इनके लिए भी वही बात ध्यान रखना कि ये कितना दंड दे सकते हैं? 3 दंड दे सकते हैं। कौन कौन सा? मृत्युदंड, आजीवन और कारावास, जो 7 वर्ष से अधिक का है। इसके सिवाय अब इसका मतलब कि अब ये 3 दंड दे सकता है। कौन कौन सा? कारावास जो 7 वर्ष तक का है, जुर्माना अनलिमिटेड, ऐसी,
और प्रोपर्चर फ्यूरचर ऑफ प्रॉपर्टी, ये 3 दंड दे सकता है, यानी संपत्ति का समग्र। तो ये मत लिखना कि 7 साल तक का कारावास दे सकता है। इसका मतलब कितना उत्तर दिया आपने? 1/3 उत्तर दिया है। अगर आप ये लिखते हो कि 7 वर्ष तक का कारावास दे सकता है, इसका मतलब 1/3 उत्तर दिया है। तो इसका मतलब कि अब इनको छोड़ करके बाकी सारा दंड देते। अब ये आ गया जेएम फर्स्ट। अब यहां निर्धारित कर दिया कि 5 दंडों में केवल 2 दंड दे सकता है। जेएम फर्स्ट कितने दंड दे सकता है? 5 दंडों में 2, केवल 2 दंड दे सकता है। पहला दंड दे सकता है कारावास और दूसरा जुर्माना। कारावास और जुर्माना। अब कारावास को भी लिमिट कर दिया कि 3 वर्ष से ज्यादा का नहीं होगा, यानी 3 वर्ष तक का कारावास दे सकता है। और जुर्माना 50,000। राजस्थान में अमेंड करके 50,000 कर दी, बाकी सीआरपीसी में कितना है? 10,000। अब ऑब्जेक्टिव पेपर तो है नहीं, कौन सा है? डिस्क्रिप्टिव है, तो 50,000 रुपए तक लिख सकते हो आप, है ना। और चाहो तो ये लिख देना, या तो कि भाई कहीं हो सकता है कि कम पढ़े लिखे कोई कॉपी चेक करा और वो बेयर एक्ट देख के कि बेयर एक्ट में तो 10,000 है, तो ऐसी चीजों को बचने के लिए आप यहां लिख देना 10,000। और राजस्थान संशोधन 2014 द्वारा 50,000 किया गया। नहीं तो उसको कम से कम सेटिस्फेक्शन हो जाएगा कि अमेंडमेंट से 50,000 लिखे। नहीं नहीं तो 50,000 देख करके कंफ्यूज हो जाएगा कि बेयर एक्ट में तो लिखा हुआ ही नहीं है ना। तो ये थोड़ी सी जहां पर भी है दोनों है ना, कारावास किसी भी भांति का, सिंपल या। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं जेएम सेकंड की। तो जेएम सेकंड के लिए उन्होंने कहा कि ये भी केवल कितने दंड दे सकता है? कारावास जो और जुर्माना 5,000। 25,000 मत कर देना, क्योंकि हमारे है ही नहीं तो हम अमेंड क्यों करेंगे भाई। जब हमारे है ही नहीं तो कहीं तुम्हें आधा करने की आदत हो कि 10 का 5, तो 5 ही रहने देना, उसको कम मत करना कि 5 तक, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? कारावास वाला काम हो गया, ठीक। फिर उसके बाद में अब आते हैं, कौन सा बच गया आपका? ये सीएमएम, एसीएमएम और एमएम। तो जो सीजीएम और एसीजीएम का पावर है वो तो इनका है, और एमएम के पास जेएम फर्स्ट का पावर। महानगर मजिस्ट्रेट कितना दंड दे सकता है? जितना जेएम दे सकता है, ठीक है। तो ये हो गए इनके दंड, ठीक। अब ये हो गए। अब इन्होंने कहा कि भाई जब से ये दंड दे रहे हैं तो दंड में क्या होता है कि जब आप आईपीसी पढ़ते हो तो आईपीसी में ये कह रखा है कि भाई जुर्माना नहीं दे रहा तो क्या कर सकते हैं? भाई जुर्माना कोई व्यक्ति नहीं पे कर रहा तो क्या कर सकते? तो इन्होंने कहा कि देखो 2 पार्टों में बांटा है। एक तो जिन मामलों में केवल जुर्माने की सजा, केवल जुर्माने की, केवल जुर्माने की सजाए उन मामलों। दूसरा, जहां कारावास के ऑप्शन में जुर्माना है, ठीक। जैसे आप पढ़ो सेक्शन 489 ई है या डी है? ई है शायद, है ना। 489 ई को पढ़ो। फिर इसके लिए सेक्शन 3
23 को पढ़ो। और तीसरा, जहां कारावास प्लस जुर्माना है, जहां पर कारावास प्लस जुर्माना है, इसके लिए आप सेक्शन 326 को देखो या 5 को देख लो। 325 दे रखा है। तो इन्होंने कहा कि आईपीसी में कि जिन मामलों में केवल जुर्माने की सजा किसकी है, और अगर जुर्माना नहीं दे रहा है तो जो सजा होगी वो 100 रुपए वाले मामलों में तो 4 माह, 50 रुपए का मामला है तो 2 माह, और 100 से अधिक है तो 6 माह, और 6 माह से ज्यादा का नहीं। लेकिन जहां जुर्माना कारावास का ऑप्शन है या जुर्माना कारावास के साथ है, उन मामलों में अगर कारावास की सजा दी जाती है और जुर्माने की सजा दी जाती है और जुर्माना नहीं देता तो मूल सजा का 1/4। अब जैसे 323 में कितना है, 1 वर्ष। अब 1 वर्ष का 1/4 कितना हो गया, 3 माह। यहां तो आपको कोई दिक्कत नहीं आई कि आपने 1 वर्ष का। अब बात करें हम 325 की, नहीं इसको 326 कहते हैं सुरेश। कितना, 326। और सजा कितनी है, कितनी है सजा, लाइफ इम्प्रिजमेंट या 10 इयर्स के कारावास, यही दे रखा। और ट्रायल बाय, और पूरी ट्रायल करने के बाद सजा कितनी दे सकता है, 3 साल। और अगर वो सीजीएम है तो और आजीवन का 1/4 कितना हो गया, और औकात, औकात कितनी, 3 साल। इसलिए ये सेक्शन 30 बनाना पड़ा केवल मजिस्ट्रेटों के लिए। किसके लिए बनाना पड़ा, मजिस्ट्रेटों के लिए। लेकिन भाई वो उतनी सजाई नहीं दे सकते, तो जुर्माना नहीं देने पर 1/4 कैसे दे देंगे। अरे बात समझ कि भाई जैसे 3 साल तक के अपराधों में तो कहीं दिक्कत ही नहीं है, 1/4 कर दो। लेकिन 3 साल से ज्यादा है कि वो खुद ही सजा नहीं दे सकता, उसका 1/4 कैसे कर दोगे। और अगर जैसे मान लो 326 की ट्रायल में सजा दे सकता है 3 साल की, और रूल्स के हिसाब से जुर्माना नहीं देने पर कारावास कितना हो सकता है, 5 साल का हो सकता है कि नहीं हो सकता। इसलिए केवल जहां मजिस्ट्रेटों के क्षेत्राधिकार को सीमित किया गया, वैसे ही किस पे, पनिशमेंट नहीं देने पर, सॉरी जुर्माना नहीं देने पर कारावास को भी क्या कर दिया है, सीमित कर दिया। तो इन्होंने एक क्राइटेरिया बनाया कि जुर्माना नहीं देने पर मजिस्ट्रेट के द्वारा ट्रायल बाय कोई केस है तो कितना कारावास दिया जाएगा। भाई कितना कारावास दिया जाएगा अगर मजिस्ट्रेट के द्वारा ट्रायल बाय केस है। तो इन्होंने जो क्राइटेरिया बनाया वो ये कहा कि उस अपराध के लिए जो मजिस्ट्रेट उसमें अधिकतम सजा दे सकता है ना,
उसका 1/4, यानी उस अपराध में जो पनिशमेंट है उसका 1/4 नहीं। अगर वो ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट है और मजिस्ट्रेट के जुडिक्शन को क्या कर दिया, सीमित कर दिया, कारावास तो ज्यादा है, सजा का प्रावधान तो ज्यादा है। अब आप ये सोचो, जैसे आप 394 और 395 को देखो, दोनों का दंड देखो। है भाई, देखो दोनों का पनिशमेंट बढ़िया है, क्या है, लेकिन उसमें कोर्ट पहले। आगे बात समझ कि भाई 394 में सजा ज्यादा होते हुए भी बड़ा अपराध नहीं है, लेकिन टकेती ट्रायल बाय सेशन है, इसलिए वो पूरी सजा टिका सकता है। और वो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ट्रायल कर रहा है, इसलिए भाई 5 जने किसी को लूट ले या फिर थप्पड़ के साथ लूट लो, बात बराबर ही है सजा, नहीं। लेकिन ये ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हो गया तो 3 साल से ज्यादा की सजा नहीं दे सकती, बाकी कितनी सजा हो। आगे बात समझ में। इसलिए इस समस्या को समाप्त करने के लिए कि भाई अगर हम सजा का 1/4 करेंगे तब तो पावर एक्सीड हो जाता है, तो इन्होंने ये कहा कि उस अपराध के लिए मजिस्ट्रेट उस मामले में जो सजा दे सकता है उसका 1/4। जैसे मान लो मानानी का कोई मामला है तो कितनी सजा दे सकता है, 3 साल थोड़ी दे सकता है। तो कहने का मतलब उस मामले में जो ट्रायल कर रहा है, ये नहीं कि जितना उसको पावर है उसका 1/4 नहीं, जो मामला वो ट्रायल कर रहा है और उसमें जो सजा दे सकता है मैक्सिमम उसका 1/4। जैसे चोरी का मामला है, सजा कितनी है और दे भी कितनी सकता है, तो 1/4। ठीक, जैसे लूट का मामला है तो सजा कितनी है लूट में, नहीं 7 वर्ष है, और वो छोटी 10 वर्ष और 14 वर्ष, लेकिन दे कितनी सकता है 3 साल। तो 3 साल का 1/4, न कि 10 साल और 14 साल का 1/4। आगे बात समझ में। तो इसलिए इन्होंने कहा कि जुर्माना देने पर जो सजा ज्यादा हो जाती है, कौन सी भाई, जुर्माना नहीं देने पर जो सजा ज्यादा हो जाती है वो फिर उसका एडिशनल होता है, अतिरिक्त होता है, वो मूल सजा में काउंट नहीं होता। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो लिमिटेशन को क्या कर रहा है, एक्सीड कर रहा है या क्रॉस कर रहा है। और दूसरा कि जब भी जुर्माना नहीं दे तो जो कारावास की सजा होती है, जुर्माना नहीं देने पर कारावास की जो सजा होती है, जो मूल अपराध के लिए जो सजा है वही सजा कारावास, जुर्माना नहीं देने पर कारावास के लिए। आगे बात समझ। तो सेक्शन जो 30 बनाया गया, 30 बनाया गया, उसका रीजन समझ में आ गया। और ये स्पेशली किसके लिए बनाया गया, मजिस्ट्रेटों, क्योंकि बाकियों की तो दिक्कत है ही नहीं है, मजिस्ट्रेटों की लिमिट को, क्योंकि दिक्कत कहाँ आ रही है कि सजा का प्रोविजन बड़ा है और मजिस्ट्रेट उसमें सजा उससे अपनी लिमिट से ज्यादा नहीं दे सकता। तो फिर इन्होंने कहा कि जितनी उस अपराध में जो उसकी लिमिट है, भाई 1 साल वाले है तो 1 साल का 1/4 करेगा, 3 साल तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन उसके बाद की जो अपराध है, जैसे मान लो आजीवन वाला भी हो सकता है, 10 का भी हो सकता है, 7 का भी हो सकता है, कितनी दे सकता है, उस अपराध में जो सजा दे सकता है। जैसे मान लो सपोज करो 380 का अपराध है और इसकी ट्रायल की मजिस्ट्रेट ने, 7 साल से दंडनीय है,
और इसने इसमें 2 साल की सजा दी है, ठीक, 2 का नहीं भाई, दिया कुछ भी हो, उस अपराध में सजा कितनी दे सकता था, उसका 1/4। ये नहीं है कि दिया क्या है, देने में जैसे मान लो इसने 380 के अपराध में 2 साल की सजा दी है, तो 2 साल का 1/4 नहीं, 380 में कितनी सजा दे सकता था, 3 साल की सजा दे सकता था। इसका 1/4 होगा, 3 साल का 1/4 होगा, 2 साल का 1/4 नहीं। समझ गए? जैसे 325 है और मान लो 1 साल की सजा दी है, तो 325 में 1 साल का 1/4 नहीं, जो सजा दी है उसका नहीं, उस अपराध में जो सजा दे सकता है उसका 1/4। 7 वर्ष दे सकते हैं, 3 वर्ष दे सकता है, तो 3 वर्ष का 1/4। भाई जैसे मान लो कोई सीजीएम ट्रायल कर रहा है, ठीक, और उसने ट्रायल की 326 की, और ये इसमें कितनी सजा दे सकता है, 7 साल तक की दे सकता है। इसने मान लो 4 साल की सजा दी, जुर्माना नहीं देने पर, तो 7 का 1/4 होगा, 4 का 1/4 होगा। आगे बात समझ? ये मत देखना अगर वो एग्जामिनर आपको प्रॉब्लम बना करके दे दे कि एक मामले के अंतर्गत सीजीएम ने, जैसे कि सीजीएम ने एक 420 के मामले में अक्यूज को 3 वर्ष का कारावास, या मान लीजिए 4 वर्ष का कारावास और 10,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया। जुर्माना नहीं देने पर सीजीएम उसे कितने वर्ष का अतिरिक्त कारावास दे सकता है। तो ध्यान रखना, इस 4 का 1/4 मत करना, 7 का 1/4 करना, कि मैक्सिमम इतना दे सकता है। दिया है उसका नहीं, जो दे सकता है उसका 1/4। जैसे चोरी का अपराध है, मजिस्ट्रेट ने चोरी के अपराध में 2 साल की सजा दे दी, और नहीं देने पर कारावास कितना दे सकता है, किसका, 3 का, न कि 2 का। दी हुई सजा से आपको कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं, एग्जामिनर यही आपसे प्रॉब्लम बनाएगा, तब कंफ्यूज करेगा नहीं कि भाई एक छल के मामले में मजिस्ट्रेट ने अभियुक्त को 3 वर्ष 2 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया और 5,000 रुपए जुर्माना लगाया। जुर्माना नहीं देने पर कारावास कितना होगा, तो बस ये ध्यान रख लेना, क्या, कठोर। तो उत्तर लिखोगे तो आप किस तरह लिखोगे कि मजिस्ट्रेट उपरोक्त मामले में 9 माह का कठोर कारावास जुर्माना नहीं देने पर दे सकता है ना। हाँ, जुर्म यानी मजिस्ट्रेट उपरोक्त मामले में 9 माह का कठोर कारावास अतिरिक्त जुर्माना नहीं देने पर दे सकता है, ठीक। फिर धारा का रेफरेंस दे दो यहाँ पर, कौन सा, सेक्शन 30, वो कौन सा, दंड प्रक्रिया संहिता। आगे बात समझ? तो वहां एग्जामिनर अगर आपको कहीं कंफ्यूज करेगा तो कहां कंफ्यूज करेगा, केवल इस मामले में, कि वो आपको ये कहेगा, फिर आप क्या करोगे, सजा का 1/4 कर दोगे,
सजा का 1/4 नहीं होता, जो उस मामले में दे सकता है उसका 1/4। एक बार 30 को पढ़ करके कंफर्म कर लो। है 2 साल का। भाई उस अपराध के लिए अगर 3 साल तक की दे रहा है, जैसे 323 है, उसमें 1 साल की सजा है, उसमें 1/4 कर दो। डिफेमेशन में 2 साल है, उसका 1/4 कर दो। लेकिन जो 3 साल को एक्सीड कर रहे हैं, वहां अगर 3 से कम की सजा भी दी है ना, और अगर सीजीएम ने दी है, तो उसका क्राइटेरिया 7 साल का देगा, है ना। यहां देखो, जहां कारावास मुख्य दंडादेश के भाग के रूप में अधिनिर्मित किया गया है, बी देखना, वहां उस कारावास की अधिकतम अवधि 1/4 से अधिक नहीं होगी जो मजिस्ट्रेट उस अपराध के लिए, न कि जुर्माना देने के व्यतिक्रम के तंत्र पर दौर पर देने के लिए क्या है, सक्षम है। समझ गए। जो दिया है उसका 1/4 मत करना, जो दे सकता है उसका 1/4। फिर उसके बाद में आता है सेक्शन 31। सेक्शन 31, अब देखो, जब आप सीआरपीसी पढ़ोगे, सेक्शन 218 में साफ रूल दे रखा कि हर ऑफेंस के लिए सेपरेट चार्ज होगा, सेपरेट ट्रायल। तो यहां कोई दिक्कत है कि हर अपराध के लिए सेपरेट चार्ज, मैंने जैसे चोरी की, चोरी के लिए चार्ज, चोरी की सजा। लेकिन दिक्कत कब है, जब इसके हम अपवादों की बात करें, जैसे 219 की बात करें, 220 की बात करें, कि जब एक ही समयवार में एक से अधिक अपराध हो रहे, तो उनके ऊपर चार्ज सेपरेट होता है, ट्रायल एक साथ हो सकती है, पनिशमेंट एक साथ कर सकते है। ये बात समझ कि पनिशमेंट हम एक साथ कर सकते। ठीक। अब जिनकी लिमिटेशन अनलिमिटेड है, जैसे सेशन है, एडिशनल सेशन है, उनके तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो हर मामले में पूरी सजा टिकाऊ। कहाँ दिक्कत है, दिक्कत कहाँ आ रही है, मजिस्ट्रेटों के कोर्टों में आ रही है कि वो एक ही अपराध में उस अपराध की सजा नहीं दे सकते तो 5 अपराधों में कैसे सजा देंगे। ठीक। अब जैसे क्वेश्चन अब समझना कि जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, ये किसी के घर पे चोरी करने के लिए कुछ, ये व्यक्ति कहाँ गया, चोरी करने के लिए किसी के घर पे। अब ये चोरी करने के लिए सबसे पहले किसी के घर में घुसता है, ट्रेस पास का अपराध करता है, नहीं, सेक्शन 457 आईपीसी। अगर रात में जाता है, और अगर दिन में जाता है तो 4 का अपराध होता है। ठीक। फिर ये घुसने के बाद में उसके घर से मान लीजिए कोई भी अंदर घुस रहा है, तो कुछ ना कुछ तो खिड़की के माध्यम से जा रहा है, तो खिड़की तोड़ के, ताला तोड़ करके, गेट तोड़ के। अगर वो कहता है चोरी का अपराध एक बड़ा अपराध होता है कि अगर चोर घर में घुस करके बाहर निकल गया, इसका मतलब 10,000 रुपए का खर्चा कर गया, चाहे कुछ नहीं लेके गया ना, तो कुछ ना कुछ तो वो तोड़ करके जाता ही है। तो पहला अपराध तो इसने क्या किया, ट्रेस पास किया। दूसरा जो घर पे तोड़ फोड़ की, मिसचीफ किया। और तीसरा जो अपराध किया, वो कौन सा, 380 का अपराध किया। 380 का अपराध। अब इन तीनों की एक ही मजिस्ट्रेट ट्रायल कर रहा है, तो सजा क्या दे सकता है। देखो, इसकी जो सजा है वो तो है 14 वर्ष, नहीं, 427 की है 2 वर्ष,
और इसकी है 7 वर्ष और औकात 3 साल। और ये कितनी हो गई? इस समस्या से बचने के लिए ये किया है। तो वो कहता है कि सजा देख करके मजिस्ट्रेट को डरने की जरूरत नहीं। भाई एक अपराध में अगर वो एक से अधिक अपराधों की ट्रायल कर रहा है तो वो हर अपराध की ट्रायल करके उसमें सजा दे सकता है। ठीक। अब देखो इन्होंने सजा का रूल बताया है कि वो दंड दे सकता है हर अपराध के लिए जिसमें वो सजा दे सकता है। अब जैसे इस अपराध में 14 वर्ष में वो कितना दे सकता है और इसमें कितना दे सकता है और इसमें कितना दे सकता है? 3 वर्ष। ठीक। अब देखो यहां वो सजा दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक चीज देखी जाएगी कि जब उसने दंडादेश लिखा और दंडादेश में वो ये लिखता है कि सभी सजा साथ साथ चलेंगे, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि सारी सजाओं का पूरा योग कितना आ रहा है? 3 वर्ष। क्योंकि 3 वर्ष में सारी सजा क्या हो रही है? कंप्लीट हो रही है। तो इन्होंने कहा कि सबकी ट्रायल कर और सारे मामलों में सजा दे, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे चाहे 10 मामले डिसाइड कर एक ही केस में, नहीं जैसे मान लो कोई 420 67 68 71 का कोई मामला हो गया, 420 467 471 68 471 आईपीसी का कोई मामला हो गया, सजा कितनी? वही 7 वर्ष, आजीवन, 8 वर्ष, चोरी इसमें 10 वर्ष तक का है, फिर आजीवन, 2 सजा। लेकिन कितनी दे सकते हो? हर में 3-3 साल दो, लेकिन साथ में ये लिख दो एक साथ दी जाए। तो पूरी सजाओं का योग कितना हो गया? 12 साल नहीं हुआ, 3 साल। लेकिन इन्होंने कहा कि अगर मजिस्ट्रेट कुछ नहीं करता और ये लिखता है कि सजा क्रमवर्ती, क्रमवर्ती का मतलब एक के बाद, यानी एक अपराध की सजा पूरी होने के बाद दूसरे अपराध की सजा शुरू होगी, वहां दिक्कत है। तो वो कहता है जहां ये लिख रहे हैं हम कि सजाएं क्या होंगी? क्रमवर्ती होंगी, एक के बाद एक, वहां फिर इन्होंने कहा कि आप ट्रायल कर सकते हो, सारे अपराधों की दंडादेश दे सकते हो। लेकिन इन्होंने ये कहा कि आप कितना, कि मैक्सिमम 14 वर्ष से ज्यादा का योग नहीं आना, नहीं। और दूसरा, अपनी जो शक्ति है उसके दुगने से ज्यादा नहीं, दोनों में से जो कम। तो देखो सीजीएम का 14 हो गया, एसीजीएम का 14 हो गया, जेएम कितना दे सकता है? 6 वर्ष तक का, डबल दे सकता है। ठीक। फिर ये 14 साल वाला रूल बनाने की जरूरत कहाँ है? दुगने में ही कवर हो रहा था ये तो। ये असिस्टेंट सेशन जज के लिए बनाया है कि असिस्टेंट भी अगर देता है तो उसका 20 नहीं। आगे बात समझ। तो ये जो सेक्शन 31 बनाया गया है किसके लिए बनाया गया है? असिस्टेंट्स जिनकी लिमिटेशन है उनके लिए। तो ये कह रहा है कि अगर आप सजा साथ साथ दे रहे हो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो अगर आप सब में जितना पावर है उतनी सजा दे रहे हो तो भी सजा तो उससे ज्यादा जा ही नहीं रही ना। लेकिन जब आप ये कहते हो कि दंडादेश क्रमवर्ती होंगे तब काउंट होते। तो भाई जो सबसे बड़ी सजा है वो पहले होगी, फिर उसके बाद छोटी सजा, फिर उसके बाद छोटी सजा। तो वो क्या टोटल जो योग आ रहा है
वो मैक्सिमम 14 वर्ष नहीं होना चाहिए। ठीक। और दूसरा, मजिस्ट्रेट का जो पावर है उससे डबल से ज्यादा, दुगने से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। ठीक। फिर इन्होंने कहा कि जब सजाओं को आपने एक साथ ना दे करके क्रमवर्ती दिया, जैसे मान लो 420, 467, 468, 471 का कोई मामला है और ये ट्रायल बाय सीजीएम, सीजीएम ने ट्रायल किया है। 420 में इसने दे दी 2 वर्ष, 467 में दे दिया इसने 3 वर्ष, 468 में दे दी इसने 2 वर्ष और 71 में दे दी इसने 3 वर्ष। और अपने दंडादेश में ये लिख दिया कि सजाएं एक के बाद एक चले, क्रमवर्ती। ठीक। दे सकता है कि नहीं दे सकता? अब अगर हम इसका टोटल दे तो टोटल ये है कि रूल के अकॉर्डिंग 14 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, यानी अपने पावर से डबल नहीं जाना चाहिए। तो पावर से डबल जा रहा है क्या? कितना हो रहा है? 10 वर्ष। आगे बात समझ, कितना हो रहा है? 10 वर्ष। अब सेक्शन 31 का थर्ड क्लोज पढ़ो। अपील के लिए इस 10 वर्ष को क्या माना जाएगा? एक सजा माना। अब दंड किसने दिया है? सीजीएम ने। और सीजीएम की दोषसिद्धि की अपील सामान्यतः कहाँ होती है? सेशन में। अब इसकी अपील कहाँ होगी? क्यों? तो जो रूल है दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील का कि सेशन हाई कोर्ट में कब होगी, तो पहला तो वो कहता है कि सेशन के हाई कोर्ट में होगी। दूसरा ये कह रहा है कि अन्य कोर्ट जिसने भी 7 वर्ष से अधिक का पनिशमेंट दिया है उसकी अपील कहाँ होगी? हाई कोर्ट में होगी। और जब इन सबको काउंट कर रहे हैं तो सीजीएम के कोर्ट की सजा कितनी आ रही है? तो इसे अपील के प्रयोजनों के लिए 10 वर्ष को क्या माना जाएगा? एक सजा माना जाएगा। इस हिसाब से अपील कहाँ होगी? हाई कोर्ट के अंदर होगी। समझ में आ गया? आगे बात समझ। तो सीआरपीसी का जो सबसे टेक्निकल पॉइंट है, अगर स्टार्टिंग में जब सबसे ज्यादा टेक्निकल कहीं दिक्कत आती है तो कौन से पोर्शन में आती है? इसी पोर्शन में आती है। समझने में कहीं दिक्कत आती है तो सबसे ज्यादा दिक्कत कहाँ आती है? इसी पोर्शन में आती है। क्लियर है? सेक्शन 26 क्या कह रहा है कि कौन से कोर्ट ट्रायल करेंगे, है ना? तो पहला आईपीसी के मामले हैं, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट। समझ में आ गया? हाई कोर्ट कहां पर ट्रायल कर रहा है? 407 में। सेशन कोर्ट कहां कर रहा है? और बाकी फर्स्ट शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो कोर्ट प्राधिकृत है वो ट्रायल करेगा। लेकिन अगर रेप के मामले हैं उन मामलों के अंतर्गत ट्रायल कौन करेगा? महिला मजिस्ट्रेट, है ना? फिर उसके बाद में जो सेकंड में बात कर रहे हैं कि स्पेशल लॉ के अगर कोई मामला है तो अगर स्पेशल विधि ने अगर कोर्ट एस्टेब्लिश किया है तो वो कोर्ट करेगा, अदरवाइज हाई कोर्ट। सेशन गायब क्यों हो गया? क्योंकि उन कोर्टों के खिलाफ 408 की पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकता, इसलिए गायब हो गया। फिर बचा कौन सा? फर्स्ट शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो है वो। नहीं? हेलो, नमस्ते नमस्ते। मैं एक बार वापस कॉल करता हूँ आपको, है ना? हाँ, कहाँ थे हम? ठीक है। अब सॉरी, फिर आते हैं 27 की। 27 परमानेंट व्यवस्था नहीं थी, केवल एक अल्टरनेटिव व्यवस्था थी कि जब तक बच्चों के उपचार, प्रशिक्षण और पुनर्वास से संबंधित कोई विधि नहीं बन जाती तब तक की व्यवस्था की गई थी। फिर उन्होंने कहा कि जब तक ऐसी विधि नहीं बनती तब तक 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों की ट्रायल, अपराध की जांच और विचारण या कोई भी कार्रवाई है कौन करेगा?
सीजीएम करेगा, और अगर एक्ट में अगर कोई स्पेशल प्रोविजन कर दिया तो वो स्पेशल प्रोविजन, तो अब जे एक्ट में आ गया, जे बोर्ड करता है। ठीक है। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं तीसरा, कि भाई कोर्ट कौन कौन से हैं और कौन कौन सी सजा दे सकते हैं। तो सबसे पहले कोर्टों की बात करें, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट और असिस्टेंट सेशन और एडिशनल सेशन। तो इन्होंने कहा कि हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट, जिसमें एडिशनल सेशन इंक्लूड है, वो विधि के द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंड दे सकते, लेकिन अगर सेशन कोर्ट ने कैपिटल पनिशमेंट दिया है तो उसका कंफर्मेशन हाई कोर्ट से होना जरूरी है। ये फिर इन्होंने बाउंडेशन असिस्टेंट सेशन में लगाई। इन्होंने कहा ध्यान रखना, उत्तर दोगे तो क्या लिखोगे, ये मत लिखना 10 वर्ष तक का कारावास दे सकता है। आगे बात समझ में, एक्सेप्ट कौन कौन से, कैपिटल पनिशमेंट, लाइफ इम्प्रिजमेंट, और जो 10 वर्ष से अबाउ है ना, उसको छोड़ करके बाकी फिर मजिस्ट्रेटों में आ जाओ। सीजीएम बीए मत लिखना, 7 साल तक की दे सकता है ना। तो बाकी ये 3 सजा और दे सकता है, यानी 7 वर्ष तक का कारावास दे सकता है, जुर्माना अनलिमिटेड है, और तो ये कर सकता है। फिर आता है जेएम फर्स्ट। जेएम फर्स्ट क्या सजा दे सकता है भाई, 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना, केवल 2 ही सजा दे सकता है। और जुर्माना कितना, 10,000 रुपये लिखोगे पहले, और फिर संशोधन का हवाला देकर के 50,000 लिखोगे, नहीं तो एग्जामिनर बेयर एक्ट पढ़ करके कर लिया तो वो कॉपी चेक करने वाला है, फिर रेट लगाते रहो। नहीं तो ये दोनों सावधानी का नियम है, कि ये भी मान के चलो कि वो भी हमारी तरह हो सकता है। ठीक। फिर उसके बाद में आते हैं हम कहां पर, कि ये कोर्ट हो गए, ये ट्रायल करेंगे, ये इतनी सजा दे सकते हैं। जेएम सेकंड कितनी दे सकता है, 1 वर्ष का कारावास और 5,000 रुपये जुर्माना। उसको 25 मत करिए ना, कहीं लिख दो उसके नीचे भी राजस्थान संशोधन अधिनियम, वो का कोर्ट ही नहीं है तो राजस्थान में संशोधन करने की जरूरत क्या है, उसको 5,000 रुपये ही रहने देना। ठीक है। फिर उसके बाद की बात करते हैं हम, उसके आगे जाते हैं। तो आगे कौन सा, जो इस मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है उसमें वही है कि सीजीएम को वही पावर है जो, तो सॉरी सीएमएम को वही पावर है जो सीजीएम को है, एसीएमएम को वही पावर है जो एसीजीएम को है, और जेएम फर्स्ट का पावर एमएम को है, महानगर मजिस्ट्रेट को है। यानी महानगर क्षेत्र में सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट को नहीं लगाया जाता। ये हो गया। फिर उसके बाद में यहां तक का हो गया। फिर इन्होंने कहा कि आगे दिक्कत कहाँ आ रही थी, जुर्माना में, क्योंकि आईपीसी का प्रोविजन और ये दोनों कंट्रोडक्शन कर रहे थे। आईपीसी ये कह रहा है कि जो मूल अपराध के लिए जो सजा है उसका 1/4 दिया जाए, लेकिन यहां वो मूल अपराध की सजा ही नहीं दे सकता। इसलिए इन्होंने ये कहा कि कारावास, जिन मामलों में कारावास और जुर्माना दोनों है, वहां मजिस्ट्रेट क्या दे सकता है, उस कारावास मामले में जो कारावास की सजा दे सकता है उसका 1/4। बस इतना ध्यान रखना, जो कारावास दिया है उसका 1/4 मत करके आना, जो दे सकता है उसका 1/4 करके आना। प्रॉब्लम एग्जामिनर बनाता है। फिर 31 में ये कह रहा है कि भाई जब इनकी लिमिटेशन कर दी, औकात तय कर दी, और एक से ज्यादा अपराधों की अगर ट्रायल कर रहा है और उसमें वो अपनी औकात से ज्यादा सजा देना चाहता है तो क्या दे सकता है क्या। तो इन्होंने कहा कि अगर आप वो दे रहे हो क्या, साथ साथ, तो सारी सजा दे दो, लेकिन अगर आप क्रमवर्ती दे रहे हो, वहां आपको थोड़ा सा रूल फॉलो करना पड़ेगा कि आप 14 साल से ज्यादा का, और अपनी लिमिटेशन है उसका डबल से ज्यादा नहीं होगा। और फिर उन्होंने कहा कि अगर अपील की जहां तक बात है, ये जो क्रमवर्ती दंड दिए हैं आपने एक मामले में, उसके टोटल का काउंट जो योग है, वो अपील के प्रयोजनों के लिए एक सिंगल ऑफेंस या एक सिंगल सजा मानी जाएगी। ठीक। फिर उसके बाद में आते हैं हम सेक्शन 32 के अंतर्गत। 32 में ये दे देता है पावर देने की शक्ति। कौन देता है पावर, पावर कौन देता है, दोनों दे सकते हैं, हाई कोर्ट और राज्य सरकार। किसको दे सकते हैं, किसको दे सकते हैं,
देखो, या तो व्यक्ति को दी जाती है या पोस्ट को दी जाती है। या तो व्यक्ति, अगर मान लो कहीं सरकार ऑर्डर अशोक कुमार शर्मा के नाम से निकाल रहा है तो किसको दे रहा है? मेरे को दे रहा है। अगर लेकिन सरकार ने ऑर्डर निकाला है पीओ, प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, एसीजीएम नंबर 2 जयपुर मेट्रो फर्स्ट, तो वो फिर पोस्ट। जब तक मैं हूं मैं वो पावर एक्सरसाइज करूँ, लेकिन जब मैं ट्रांसफर हो गया तो मेरी जगह जो मेरा उत्तराधिकारी आएगा वो उस पावर को एक्सरसाइज करेगा। लेकिन अगर अशोक कुमार शर्मा को दिया है तो अगर मैं यहाँ हूं तो भी मैं यूज करूंगा, कोर्ट चेंज होता है तो भी मैं पावर यूज करूंगा, एक्सरसाइज करूंगा। तो पावर कौन दे सकता है? स्टेट गवर्नमेंट दे सकती है। फिर 33 में यही बात कह रखा है कि अगर किसी व्यक्ति को नाम से दी हुई है तो वो वहां यूज करेगा जहां जहां उसका, और अगर पोस्ट से तो उसका उत्तराधिकारी उन पावरों को क्या करेगा? यूज करेगा। और 34 में सरकार और हाईकोर्ट कभी भी अपना वापस मिल सकता है, और ये पावर जिला मजिस्ट्रेट और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को भी है कि वो भी अपने द्वारा दी गई शक्तियों को क्या कर सकते हैं? वापस ले सकते हैं। फिर 36 बहुत पूछा जाता है, 36 मेंस में बहुत पूछा जाता है। 36 मेंस में बहुत पूछा जाता है कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की क्या शक्ति है। तो देखो, एक जिले में कौन कौन है? एसपी, एडिशनल एसपी, डीवाईएसपी और सीआई, एसआई। सीआई को हम क्या लगाते हैं? एसएच। अब ये एसएचओ से सारे वरिष्ठ अधिकारी हैं कि नहीं है? तो वरिष्ठ अधिकारी के पास क्या पावर होती? तो इन्होंने कहा कि वरिष्ठ अधिकारी वो पावर एक्सरसाइज करेगा किसी क्षेत्र के संबंध में जो पावर वहां का एसएचओ एक्सरसाइज करता है। यानी किसी क्षेत्र के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को वो पावर है जो उस क्षेत्र के अंतर्गत एसएचओ को जो एक्सरसाइज करता है, वो पावर कौन करेगा? वरिष्ठ अधिकारी यूज करता है। ये मेंस में बहुत पूछा जाता है कि पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी थे पंक्ति से वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जिस स्थानीय क्षेत्र में नियुक्त है उसमें सर्वतः उन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है जिसका प्रयोग अपने थाने की सीमाओं के अंतर्गत ऐसे अधिकारी द्वारा किया जा सकता है। यानी जो पावर एक्सेस क्षेत्र में कौन कर सकता है? एसएचओ कर सकता है। वो पावर अपने क्षेत्र में कौन कर सकता है? सीनियर ऑफिसर, वरिष्ठ अधिकारी कर सकता है। ये सेक्शन 36 इंपोर्टेंट है और आपसे पूछते भी है मेंस के अंतर्गत कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की क्या शक्ति है। 37 भी बहुत पूछा जाता है कि जनता, मेंस के अंतर्गत जनता मजिस्ट्रेट की वो सॉरी किसी भी पब्लिक सर्वेंट की सहायता करने के लिए कब आबद्ध? तो पहली चीज तो अकड़ अपन किसी के बर्दाश्त नहीं करते। करते हैं क्या? तो जनता भी अकड़ बर्दाश्त करेगी क्या? तो पहला वर्ड क्या लिखा हुआ है कि कैसे मांगेगा सहायता? उचित रूप से अगर सहायता मांग रहा है कौन? मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी, तो ही सहायता करने के लिए आबद्ध है। अकड़ तो हम किसी की नहीं सहन करें। तो यहां पर भी इन्होंने कहा है कि जनता से अगर मजिस्ट्रेट है या पुलिस अधिकारी है उचित रूप से सहायता मांगता है तो जनता उसकी सहायता करने के लिए क्या है? आबद्ध। कौन कौन से मामलों में? तो ये कहता है कि किसी व्यक्ति जिसे पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट क्या करना चाहता है? गिरफ्तार करना है, उसको पकड़ना और निकल भागने से रोकने के लिए। दूसरा, परिशांति के भंग और निवारण को रोकने के लिए, है ना? परिशांति के भंग का निवारण व
दमन। और तीसरा देखो इन्होंने कितना शानदार लिखा है सीआरपीसी में, क्या कि रेल, नहर, तार, लोक संपत्ति को क्षति पहुंचाने के प्रयत्न का निवारण, अटेम्प्ट को रोकना। अगर तोड़ दिया तो फिर क्या करोगे भाई? तोड़ने से पहले रोकना, भाई तोड़ने के बाद तो फिर क्या बच गया? नहीं कि जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति रेल की पटड़ी उखाड़ने जा रहा है, तो सहायता कब मांगेगा? पटड़ी उखाड़ने से पहले। उखड़ गई तो अब क्या सहायता मांगेगा? लगाने के लिए। तो वो तो बेटा पर्सन की बात कर रहे हैं, ये प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? प्रॉपर्टी। भाई पर्सन को वो अरेस्ट करने हैं तो उसको पकड़ने और निकल भागने से रोकने के लिए, पहली बात। दूसरी बात कि भाई जहां पर परेशानी भंग हो रही है उसका निवारण करने के लिए, दमन करने के लिए। तीसरा इन्होंने कहा कि सार्वजनिक संपत्ति जिसमें रेल भी है, नहर भी है, तार भी है, लोक संपत्ति है, क्षति पहुंचाने के प्रयत्न को रोकना, क्षति को नहीं, अटम को रोकना। नहीं फिर तोड़ दिया तो फिर क्या करोगे सहायता मांग करके? तो अटम के स्टेज पर ही रोकने के लिए, सहायता मांगने पर अगर ये काम है तो फिर 38 पे ये है कि भाई कोई भी व्यक्ति जिसे वारंट एग्जीक्यूशन करने के लिए दिया हुआ है और अगर वो उचित रूप से सहायता मांगता है तो जनता क्या है? निष्पादन करने के लिए उसको सहायता देने के लिए क्या है? आबद्ध। फिर सेक्शन 39 में कुछ अपराधों की लिस्ट दी हुई, कुछ अपराधों की क्या की हुई है? लिस्ट दी हुई है। अब कई बार ये पूछ लेता है कि जनता कब इंफॉर्मेशन देने के लिए आबद्ध, सूचना देने के लिए क्या है? आबद्ध। किसी भी अपराध की सूचना देने के लिए जनता कब आबद्ध? तो कब आबद्ध है जनता सूचना देने के लिए? इन अपराधों में सूचना देने के लिए आबद्ध। तो इनको याद करने के लिए एक लिस्ट बनाना। कैसे लिस्ट बनाना? कि सबसे पहले ये देखो कि कौन से अपराध, तो उसकी लिस्ट बनाने के लिए ये देखो कि 1 से लेकर 100 में कितने आ रहे हैं, फिर 101 से लेकर 200 में कितने आ रहे हैं, 201 से लेकर 300 में कितने आ रहे हैं, 301 से लेकर 400 में कितने आ रहे हैं, और 401 से लेकर के किसमें 511 में कितने आ रहे हैं? नहीं तो देखो सबसे पहले 1 से लेकर 100 में कोई नहीं आ रहा, क्रॉस कर दो। नहीं दूसरा फिर अध्याय 8 के अपराध, और वो भी कहां पर? सेक्शन 121 से लेकर 26 और 130। तो ये 100 से 121 से लेकर 126 और 130 पहला लिस्ट में। कौन सी में? 100 से 200 वाले। फिर दूसरा राज्य के विरुद्ध अपराध, वो सॉरी लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध है ना, जिसमें 143, 147, 144, 147, 145 सॉरी और 148। ठीक है। अब ये आपकी क्या होगी? 100 से 2। फिर उसके बाद में 161 से 165 ये भ्रष्टाचार वाला, लेकिन आईपीसी में क्या कर दिया है? विलोपित कर दिया है। ठीक।
फिर भी याद रखो तो रख लो कि भाई 161 से लेकर के, क्योंकि एग्जामिनर को क्या पता, वो तो ये खोल करके देखेगा कि ये तो लिखा ही नहीं। तो अब कितने अपराध हो गए? तो पहला इन अपराधों का क्राइटेरिया ले लो कि ये कितने आ रहे। फिर उसके बाद में जब लिस्ट तैयार करनी है तो अब इधर आ जाओ, 201 से लेकर के 300 में तो कितना है? केवल एक आ रहा है, 272 से लेकर 278 तक के अपराध, एडल्ट्रेशन के अपराध। ठीक। अब जो सबसे मोटा क्राइटेरिया आएगा वो 300 वाला आएगा। वह सबसे ज्यादा जो सूचना देने की जरूरत है वो कौन कौन से हैं? 302, 303, 304, फिर 364 फिरौती वाला आ गया, फिर 382, भाई कोई व्यक्ति चोरी करा है, 399 और 402, है ना? हाँ चोरी, लेकिन ये इसी का पार्ट हो गया ना, इसको तो यहीं पे डाल दो, है ना? तो ये सारे अपराध इसके अंतर्गत आ गए। फिर उसके बाद में इन अपराधों में आ जाओ, 409, फिर 431 से 439, ठीक है? फिर आ गया 449, कोई किसी के घर में घुस रहा है, देख रहा है, सूचना, है ना? फिर 450, 456 से 416, 480 ए से लेकर डी तक, ई तक, बस आ गई बात समझ? तो ऐसे जब भी याद करना हो तो इस प्रकार से एक लिस्ट बना लो। अब इससे आपको याद करना इजी हो गया कि भाई 100 में कौन कौन से हैं, 200 से लेकर के कौन से हैं, 300 से लेकर कौन से हैं, 400 से लेकर के कौन से, है ना? तो 2-4 बार आप रिवीजन करोगे तो दिमाग में रह जाता है, सेक्शन भी क्या नहीं होते, मिसिंग नहीं होते। नहीं तो एक साथ अगर याद करने की कोशिश करेंगे तो दिक्कत करते। तो सेक्शन 39 में किसकी ड्यूटी थी? इंफॉर्मेशन देने की, जनता की, है ना? और 40 के अंतर्गत ये ड्यूटी किसकी है? देखो 40 में ये कहता है कि गांव में अगर कोई भी व्यक्ति अपॉइंट है जिसकी नौकरी लगी हुई, तो पढ़ा लिखा, या तो गांव में 73 की बात करें तो या तो कोई पटवारी होगा, कोई मास्टर होगा, ग्राम सेवक होगा, यही होगी। तो ये थोड़े से एजुकेटेड पर्सन है, तो उन्होंने कहा कि कोई भी सरकारी सेवक जो गांव में अपॉइंट है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं है कि अगर सरकार का दाना खा रहा है तो सरकार की लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में सूचना भी दे। आगे बात समझ? इसीलिए जो सर्विस रूल्स है उसमें नियम बना हुआ है किसका, कि आप जब भी यहाँ से निकलो, कहीं पर भी जाओ, तो आप अपना हेडक्वार्टर छोड़ने की परमिशन दे करके जाओ, कि कहीं जाने से पहले हेडक्वार्टर की परमिशन लेना जरूरी है। तो यहाँ हेडक्वार्टर की हमने क्या करेगी, परमिशन लेनी है, क्या है, नहीं है कि नहीं? तो हेडक्वार्टर की परमिशन लेने के लिए, तो अब जब आप हेडक्वार्टर पे हो तो क्या हेडक्वार्टर पे आपकी नौकरी के अलावा और कोई काम नहीं है क्या? तो वहाँ पर सेक्शन 14 में उनकी लाइबिलिटी दी है कि आप भी इन अपराधों के बारे में सूचना दो। स्पेशली अगर कोई गांव में इलीगल एक्टिविटी दिख रहा है, कोई डकैत चोरी का सामान लेकर के जा रहा है या चोरी का सामान लेकर के जा रहा है, डाउटफुल क्रेडिट या बाकी जो आपने लिस्ट याद की थी उसके लिस्ट के अपराधों के बारे में अगर कोई पता चलता है तो इस बारे में आप इंफॉर्मेशन देने के लिए क्या है, आबद्ध है। क्योंकि केवल स्टेट की ही ड्यूटी नहीं है, स्टेट के हर एम्प्लॉय की ड्यूटी है कि वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे। ये नहीं कि भाई आप मास्टर जी बन गए तो आपका काम क्या है,
10 से 5 पढ़ाना है। अगर आप गांव में रह रहे हो और आपको पता है कि कोई व्यक्ति चुराई हुई संपत्ति का प्रापक है या कोई लेकर के आता है, तो इस बात की इंफॉर्मेशन आप क्या करोगे, पुलिस को दोगे। गांव में कोई घटना हो रही है, मान लो गांव में सब अनपढ़ है, पढ़े लिखे नहीं है, नहीं समझते हैं, तो वहां आप पढ़े लिखे हो तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है कि आप इस बात के लिए क्या करोगे, इंफॉर्मेशन। और अगर आप इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हो तो क्या अपराध होगा, क्या अपराध होगा। है 176 का अपराध होगा। गलत इंफॉर्मेशन दी है तो 177 का अपराध। ठीक है। अब एक चीज समझना, यहां से जो एक क्वेश्चन बनता है, किससे, सेक्शन 40 से, वो कई बार आपको पूछ देते हैं कि उद्घोषित अपराधी कौन होता है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कौन होता है। अगर आपका क्वेश्चन में ये है कौन, तो इसका उत्तर लिखोगे आप सेक्शन 83 का 4। और अगर आपसे पूछ ले उद्घोषित अपराधी को परिभाषित करो, तो फिर सेक्शन 40 का स्पष्टीकरण दो। तो क्वेश्चन की नेचर देख करके तय करोगे कि उद्घोषित अपराधी की परिभाषा पूछी है या ये पूछा है कि उद्घोषित अपराधी कौन। उद्घोषित अपराधी को परिभाषित, ठीक है। ठीक है, फिर हम जो 40 सेक्शन हो गए हमारे, कल हम इन 40 सेक्शनों पर क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेंगे। इन 40 सेक्शनों पर क्या तो क्वेश्चन बनता है और इन क्वेश्चनों के उत्तर हमें किस प्रकार से देने हैं, ये हम कल डिस्कस कर लेंगे। तो एक कॉपी अलग से ही डाल लेना मेंस के लिए, है ना भाई। हम हमारे उत्तर को कैसे बेस्ट बना सकते हैं उसका प्रयास करें, क्योंकि नॉलेज के ऊपर पास नहीं हो। मेंस का पेपर नॉलेज के बेस पे कभी भी पास नहीं होता। किसके बेस पे पास होता, प्रेजेंटेशन। तो हम हमारे प्रेजेंटेशन को मजबूत करें। ठीक, कल उसको डिस्कस करते हैं। क्या क्या मजिस्ट्रेट तो नहीं दे सकता ना बेटा, सीजीएम दे सकता है। अगर फोरफिचर कराना है तो सीजीएम के पास भेज।